So let's move on with the ionic bond. चलो देखो यहाँ पे इसका क्या मतलब है। आयनिक बॉन्ड बिल्कुल सेम है उसके जैसे जैसे कि हमारा कोवलेंट बॉन्ड होता था, या फिर जिनमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उनको ही कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं ना। जैसे ये देख लो, तुम नाइट्रोजन के साथ इसका शेयरिंग हो रही है। ये जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एक है, ये हाइड्रोजन में भी घूम के आता है, फिर इसमें भी आता है, फिर इसमें भी आता है, ऐसे घूमता रहता है यहाँ पे। वैसे ही इसका भी है, ये भी। ऑल्दो मैं तुम्हें शो नहीं कर पा रहा कि कैसे वो स्पिन हो रहे हैं, क्योंकि स्पिन कैसे हो रहे हैं वो तो किसी को भी नहीं पता। ठीक है, वो तो कोई जान ही नहीं सकता कि कैसे स्पिन हो रहे हैं, बट जस्ट मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पे भी शेयर हो रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इन दोनों के बीच में। और ये यहाँ पे भी शेयर हो रहा है इन दोनों के बीच में। तो जब शेयरिंग होती है तो उसे तो हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जब शेयर कर रहा है ये, तो इसका मतलब है कि ये कोवलेंट है। तो कब होगा आयनिक? आयनिक कब होगा, मेरा ये सवाल है, तुमसे नहीं है। मैं जस्ट ऐसे खुद से ही पूछ रहा हूँ कि कब होगा ये। ओके, तो आयनिक का मतलब एंड कोवलेंट का मतलब अगर तुम समझ जाते हो, तो तुम्हें इस जो थ्योरी मैंने लिख रखी है इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही। तुम्हें जरूरत पड़ ही नहीं रही इसकी। तो आयनिक बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब एक, लेट सपोज कि दो तुम्हारे पास एटम है, एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें एग्जांपल देता हूँ इसकी। लेट सपोज कि तुम देख लो, NaCl रख के देख लेते हैं हम। NaCl देखो, Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। Cl का कितना होता है? 17। दोनों को कहाँ जाना है? स्टेबिलिटी की तरफ। और स्टेबिलिटी की तरफ ये कैसे जाएंगे? ठीक है, तो कैसे हो सकता है? इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ठीक है, ये रही नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन। इतनी तो है नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन। एंड जब तुम क्लोरीन की बात करोगे तो वो देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5, 3p5। तो अब तुम्हें इसे देख के कुछ लग रहा है क्या क्या हो सकता है? देखो, आर्गन आर्गन गैस जो होती है, लेट्स सपोज ये देखो, जो वही जो हमारा नीना नीना करीना वाला, बहुत ही फनी सा है ये। हाँ, देखो यहाँ पे नोबल गैसेस आ जाएंगी जो रिएक्ट नहीं करती, और इनको भी स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, क्योंकि इनको भी रिएक्ट नहीं करना, इनको भी शांति में रहना है, इनको भी दंगे फसाद नहीं करने। तो देखो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का होता है 10, और जैनन जैनन नहीं, आर्गन आनी थी यहाँ पे, हाँ आर्गन, इसका होता है 18। तो तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, अभी इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स है, मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये खुश हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा, और इसकी एनर्जी भी कम लगेगी, और ऑल दो पूरा सिस्टम स्टेबल कर देगा ये अकेला बंदा। इस तरीके से तुम इस चीज को सोच सकते हो। अगर तुम्हें विजुअली देखना है तो तुम ये देखो कि 2p6 को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ, कैसे होगा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एंड अगर मैं 3s1 को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, वो ऊपर ही है खाली, एक एक ही स्पिन का इलेक्ट्रॉन पड़ा है उसमें। हाईली 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 हाईली, ये बस भागना चाहता है यहाँ से। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये बनना चाहता है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो मैंने अपनी तरफ से शब्द बनाया है ऐसा कुछ कि तुम चीज को समझ पाओ। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहता है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि ये अपना मेंटेनेंस करना चाहता है। तो ये तुम ऑर्बिटल देखो कितना अनस्टेबल है, ये कितना ही ज्यादा अनस्टेबल है। देख लो, एक ही है इसमें, इस तरीके से। और अगर इसमें ये आ जाता है, एक और इसका आ जाता है, तो ये शांत हो जाएगा। पर क्या तुम्हें लगता है कि ये आएगा? क्लोरीन और Na में से कौन जीतेगा? तुम्हें लगता है कौन कौन जीतेगा? बताओ मेरे को फटाफट से। तुम्हें पता होगा, क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस कारण से क्लोरीन जीत जाएगा। अगर इन दोनों में से कुछ भी होता है, क्लोरीन इससे 3s1 का इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, और ये खुद भी दे देगा उसको इलेक्ट्रॉन। ये भी कहेगा कि रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे तो स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। तुम इस हिसाब से देखो ना, इसको आर्गन, अगर इसको आर्गन की स्टेबिलिटी तक जाना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 5 ये और 6, इसको लगेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स जब इसको दिए जाएंगे तो ये आर्गन की स्टेबिलिटी पर पहुंच जाएगा।
6 इलेक्ट्रॉन कहीं से उठाओगे एनर्जी लगेगी, इसको दोगे तो एनर्जी लगेगी, ये खुद के उसको शेल में घुमाएगा तो भी एनर्जी लगेगी। पर एक और चीज आ सकती है, अगर ये नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन में भाग जाए यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो काम बन सकता है। देखो जो अपना Na11 है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता तो ये नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, और नियॉन क्या है, नोबल गैस है, तो ये हाईली रिएक्टिव से नॉन रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो सो सॉरी अबाउट दैट, हाईली रिएक्टिव में बोल दिया गलती से, वो क्लोरीन के लिए था, क्लोरीन है हाईली रिएक्टिव। ओके, नाउ अब क्या करना है, अब होगा क्या एक्चुअल में, कहानियां तो हमने सब सुन ली, अब बताओ क्या करें। ठीक है, देखो अगर मैं एक कंटेनर लेता हूँ, उसमें Na और Cl को रख देता हूँ, एक एक इनका एटम रख देता हूँ, क्या होगा, क्या ये शेल में एक दूसरे के घुमाएंगे एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन? तुम्हें क्या लगता है कि Na जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको, यानी कि Na पहले ही उसे एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ना चाहता है, Na चाहता है कि भाग जाए ये इलेक्ट्रॉन, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्टेबिलिटी चाहिए। और क्लोरीन है, वो कह रहा है कि मुझे चाहे तुम शेयरिंग कर दो और चाहे तुम मुझे वो इलेक्ट्रॉन पक्का ही दे दो, तुम्हारी मर्जी। तो अब क्या होगा, एक चीज हो सकती है कि जो Na है वो अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, क्लोरीन भी स्टेबल, Na भी स्टेबल। थोड़ा सा तुम्हें समझ आ पा रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड में यही सिर्फ डिफरेंस है। कोवलेंट में क्या होता है कि कोवलेंट में ये लोग एक दूसरे से छीनते नहीं है, क्योंकि ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। और जो क्लोरीन है वो तो कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बैठा है। एज सच कोई कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड का कोई अलग ऐसे तुम नहीं बना सकते कि ये ऐसा होगा। अगर मैं कहूं कि ये शेयरिंग करेंगे तो शेयरिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें दो कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग करना था, इस कारण से हमने कोवलेंट और आयनिक का कॉन्सेप्ट लाया। सच्ची में जो चीजें होती हैं वो तो हमें पता है कि शेयरिंग तो हो जाती है, आयनिक जैसी चीज हमें नहीं पता कि एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती, एटलीस्ट अभी के लेवल पर। आगे जाएंगे तो अलग बात है, बट अभी के लेवल पर हमें कुछ नहीं पता। हम इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, जस्ट एक जैसे होता है ना, जैसे हमने स्टेरिक नंबर वाली चीजें करी थी, वैसे ही चीजों को जैसे जनरल कर रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा होगा तो इसका ये नाम रख देंगे, अगर ये कंडीशन आ जाती है तो ऐसा हो जाएगा। तो हम जनरलाइज करते जा रहे हैं ताकि वो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं हम उनको आसानी से पढ़ सके। मेन हमारा जो फंडा है ना वो वही चीज है, हमें इनऑर्गेनिक कुछ नहीं देगी अपनी, तुम्हें कुछ नहीं देगी इनऑर्गेनिक, तुम कितना भी अच्छा हो जाओ इसमें। बट जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं ना उनको अंडरस्टैंड करने के लिए जो इनऑर्गेनिक का हेल्प आती है, जैसे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्टेबिलिटी, जैसे दो तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट, ये हर जगह अप्लाई हो जाता है। स्टेबिलिटी तो हर जगह, कोई चीज रिएक्ट कर रही है वो स्टेबल होना चाहती है, कोई कुछ भी हो रहा है वो स्टेबल होना चाहता है। चाहे तुम फिजिक्स में भी एग्जांपल ले लो, तुम कोई बॉल फेंकते हो ऊपर से नीचे, वो भी स्टेबल होना चाहती है, चाहे ऑल दो उसे ग्रेविटी खींच रही है, बट हाँ स्टेबल तो हर चीज होना चाहती है। चाहे तुम अपना एग्जांपल ले लो, अपनी लाइफ का एग्जांपल ले लो। तो कहानियां हो गई बहुत सारी, अब आते हैं मेन फंडे पे, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है, इसका जो सच्ची में क्या मीनिंग है वो हमें जानना है अभी। ओके, तो कोवलेंट का तो तुम्हें पता है, हमने कोवलेंट पे इतनी स्टडी कर रखी है ना, लुइस वाला तो सारा कोवलेंट ही था। तो तुम्हें कोवलेंट के में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर तुम्हें है तो फॉर्मल चार्ज वाला लेक्चर पढ़ा है 1 घंटे का, सारा देख डालो। अगर नहीं भी समझ आ रहा ना, बस देख डालो, एक बारी देखो, 2 बारी देखो, समझ आ जाएगा। मेरे को इतना पता है, मैंने ऐसे समझा रखा है कि समझ आ जाएगा बस। क्योंकि अगर तुम किसी चीज को तुम्हें लगता है कि मैं नहीं समझ पा रहा, लेट सपोज कि तुम्हें लुईस स्ट्रक्चर ही नहीं समझ आ रहा, तुम क्या करो, तुम उसके ऊपर देखे जाओ, चीजें देखे जाओ, देखे जाओ, देखे जाओ। कई चीजें होती हैं जो सीखने से नहीं आती पर वो देखने से आ जाती है। तो यही मेरी आइडियोलॉजी रहती है कि तुम देखो चीजों को, अगर नहीं समझ सकते, फिजिक्स नहीं समझ आती तो उसके क्वेश्चन सॉल्विंग देखते रहो। मैं भी ऐसे ही करता था। ठीक है, तो वैसे वैसे फिर इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, क्योंकि जब तुम देखते हो कि अच्छा ये क्वेश्चन अब तो मैं भी कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, ये तो ऐसे बेकार सा क्वेश्चन है, तो हो जाएगा, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वापस आते हैं हम कोवलेंट पे। कोवलेंट तुम्हें पता है,
अच्छे से पता है कोवलेंट तो, जिसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वही होते हैं कोवलेंट। बट आयनिक, आयनिक के बारे में तो मैंने तुम्हें अभी कुछ कुछ बताया है, वही है इसका, कुछ और नहीं है। हम NaCl की एग्जांपल ले सकते हैं, Na and Cl। क्या होगा इसमें, जो Na है वो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे लेगा, और ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, और ये पक्का ही इसको अपने शेल में रख लेगा, और ये इसको पक्का ही दे देगा। अब ये इस इलेक्ट्रॉन को, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा एक्स्ट्रा, उसको अबैंडन कर देगा, और ये उसको अडॉप्ट कर लेगा। ऐसे समझ सकते हो। तो फिर इसको कह देते हैं ये गेनर है, ये डोनेटर है। वन इज गेनर और वन इज डोनेटर। तुम ऐसे समझाओ ना कि हर किसी को स्टेबल होना है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो दे रहा होगा अपना इलेक्ट्रॉन। बस यही, ऐसे किताबी भाषा से तुम्हें समझना है तो भाई ऊपर पढ़ लो ये चीज को, मैं तो नहीं समझाने वाला, बाकी पढ़ लो ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो क्या होगा, NaCl को मैंने रख दिया एक एक कंटेनर में, तो क्या करेंगे ये लोग, ये लोग क्या करेंगे, Na जो है वो प्लस प्लस हो जाएगा। प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें प्लस और माइनस के बीच में पता होना चाहिए। प्लस अगर मैं किसी कंपाउंड के ऊपर लगा रहा हूं, यानी कि उससे एक इलेक्ट्रॉन भाग गया है, भाग गया है। तुम ये मत समझना कि प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है, ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ऐसी होती है। और माइनस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, ये आ गया है। ये वैसा नहीं है, इसको मैथ्स मत समझो, मैथ समझोगे तो फिर फंसोगे तुम बहुत गंदे वाला। ये केमिस्ट्री है, इसको केमिस्ट्री की तरह समझो। ओके, तो Na के ऊपर एक प्लस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और और Cl के साथ क्या होगा, Cl के साथ क्या होगा, Cl के ऊपर एक माइनस का चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल सही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। और मैं इसकी भी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ, अगर तुम नोट्स वगैरह पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, होते हैं, पर हमेशा के लिए नहीं जाते, के लिए नहीं जाते, जाते। थोड़ी सी वैसी हिंदी लिख रहा हूँ मैं, बट हाँ मेरी हिंदी ऐसी नहीं है, वैसे PC पे ऐसा ही लिखी था। चलो ठीक है, ये तो हो गया आयनिक वाला। बट हाँ अभी आयनिक खत्म नहीं हुआ है। तो तुम ये देखो, Na, ये रहा Na जिसका 11 होता है, ठीक है, ये रहा Na, और ये या Cl, क्लोरीन 17 वाला। तुम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, ये रही नियॉन। तुमने मेरा लेक्चर देख रखा होगा पीरियोडिक टेबल वाला, तुम्हें पता होगा कि मैं क्या भयंकर चीजें बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि ये अभी तुम्हें वैसी लग रही होगी कि पता नहीं क्या ही चीजें हैं ये, बहुत ही आसान है ये तो। और ये क्या बनना चाहता है, ये बनना चाहता है आर्गन। तो अगर इसको आर्गन बनना है तो इसको, ये क्या करेगा, इसको तो नियॉन बनना है, तो नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंचना, नियॉन नहीं बनेगा, ये कभी नहीं बनेगा। तो ये क्या करेगा, इसका ये जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑल द वे अप टू शेयर कर देगा इसके पास। तो मैं इसे इस तरीके से तुम्हें दिखा देता हूँ यहाँ पे, और देखो ना, इसकी ऑर्बिटल फिल हो गई, बूम, ये स्टेबल हो गया। अभी तो देखो अब स्टेबिलिटी आ गई, देखो स्टेबिलिटी इसमें भी आ गई, इसमें भी स्टेबिलिटी। पहले ये देखो कितना अनस्टेबल था, क्योंकि इसका एस वाला अनफिल्ड था, और ये पता नहीं बहुत गुस्से में घूम रहा था कि निकल जा मेरे से, मेरे को क्यों तंग कर रहा है। और ये इतनी भूख में घूम रहा था कि प्लीज प्लीज मुझे एक दे दो इलेक्ट्रॉन, एक दे दो मुझे इलेक्ट्रॉन। तो इसको Na से एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, और इसका ऑर्बिटल फिल हो गया। अब अब इसके सारे ऑर्बिटल फिल है, तुम एस का ऑर्बिटल ड्रॉ करके देख लो, ये पूरा फिल है, और पी का वैसे भी फिल है, और एस का ये देखो फिल हो गया, और ये भी फिल हो गया, और ये पी का भी फिल हो गया। समझे, तो पूरे ऑर्बिटल फिल हो चुके हैं, तो अब ये नॉन रिएक्टिव बन जाएगा ना, नॉन रिएक्टिव बन जाएगा, नॉन रिएक्टिव। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज में तुम्हें, बिल्कुल जीरो से उठाया मैंने इस चीज को।
ऐसे एब्सोल्यूट जीरो से हर लेक्चर को तो हम नहीं उठा सकते ना, तो थोड़ा सा जीरो से मैंने उठाया इस चीज को, लाइक टेंडिंग टू जीरो, समझ सकते हो तुम। ओके सो अभी आप ये देखो, मैंने NaCl को दोबारा से उसी तरीके से बना दिया है। तो Na प्लस एंड Cl माइनस का क्या कहाँ से वो ब्रेक होके आया था, वो आया था NaCl से, जो बन जाता है रॉक सॉल्ट। ठीक है, तो इतना तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा, मतलब NaCl Na प्लस Na माइनस से कैसे NaCl बने, या NaCl से कैसे Na प्लस या Cl माइनस बना, तुम्हें सब समझ आ गया होगा। मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैंने पीछे बहुत कुछ बता दिया तुम्हें, यही सब ही बता दिया मैंने तो। ओके सो इसका थोड़ा देख लेते हैं, प्लस और माइनस। तुम कहोगे कि यहाँ पे प्लस और माइनस हट कैसे गया, अगर Na प्लस था Cl माइनस था, जब ये जुड़ गए आपस में तो प्लस माइनस कहाँ गया, यहाँ पे प्लस आना था, यहाँ पे माइनस आना था। हाँ सही बात है, पर तुम ओवरऑल सिस्टम अगर तुम्हें पता है, फॉर्मल चार्ज की बात कर रहा हूँ, फॉर्मल चार्ज में क्या होता है, फॉर्मल चार्ज में क्या होता है कि अगर ऐसा कोई सिस्टम है, उसमें यहाँ पे कोई ए एलिमेंट है, इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, और एक यहाँ पे बी है जिसके ऊपर माइनस का चार्ज है, तो ये प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो अल्टीमेटली न्यूट्रल हो जाएगा, ये न्यूट्रल, ये सारा मामला पानी न्यूट्रल हो जाएगा। तो वैसे ही तुम NaCl को भी सोच सकते हो कि NaCl न्यूट्रल हो गया, और इसी को कहते हैं फिर बाद में हम रॉक सॉल्ट, अपना जो घर में नमक होता है उसी चीज को, यही होता है वो NaCl। ठीक है, और तुम अगर देखना चाहो पीरियोडिक टेबल, मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ कि क्या चीजों की मैं बात कर रहा हूँ। रुको, हाँ ओके, तो यहाँ पे फोकस करो। ठीक है, तो ये रहा हमारा P ब्लॉक, ये रहा हमारा S ब्लॉक, एंड ये रहा D ब्लॉक। बिल्कुल सही है, ये D है, ये S है, ये P है। ठीक है, अब तुम यहां देख लो ना, Na जो है, Na को देखो, Na की नियरेस्ट गैस है नियॉन, नियॉन, ये नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन तक जा सकता है आराम से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, और जो क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके आर्गन तक जा सकता है, तो ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे, यानी कि स्टेबिलिटी, यानी कि कम एनर्जी, यानी कि शांति ही शांति। तो इससे तुम समझ सकते हो कि इस इतने ये जो जितने भी है ना ये फर्स्ट पीरियड वाले, ये सब लोग एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये शांत हो जाएंगे, और समझ रहे हो ना, और ये सेकंड पीरियड वाले हैं जो, ये लोग दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये शांत हो जाएंगे, इनको मजे मजे आ जाएंगे, इसकी इनकी जिंदगी में मजे ही मजे हो जाएंगे। ठीक है, और तुम लास्ट वाले को देखो, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ऑक्सीजन, सिल्यूरियम, टेलूरियम, ओके, फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस ही होता है ना, नहीं फॉस्फोरस नहीं होता, PO होता है। हाँ, ओहो थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, हाँ उस एस, देन सिल्यूरियम, हाँ अब ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने दो चार नहीं लिखे, बट हाँ हम ऊपर ऊपर से समझ सकते हैं सब। तो अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को कितने और चाहिए कि वो स्टेबल हो जाए, ऑक्सीजन को कितने और चाहिए कि वो स्टेबल हो जाए, उसको दो और चाहिए। और अगर तुम बात करते हो मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम की बात करते हो, उसको कितने लूज करने की वो स्टेबल हो जाए, दो। अगर तुम बात करते हो इसकी सोडियम की, तो इसको कितने लूज करने का चाहिए कि ये स्टेबल हो जाए, वन। कोई इसमें वैसी बात नहीं है दिक्कत वाली, समझ रहे होगे तुम, बहुत ही आसान, इतना आसान कॉन्सेप्ट है ना ये तो। ओके, तो इस पे थोड़े से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तुम पीरियोडिक टेबल तुम्हारे पास होना चाहिए, प्लीज प्लीज प्लीज, जितनी भी इनऑर्गेनिक हम कर रहे हैं तुम्हारे पास एक पीरियोडिक टेबल होना ही चाहिए, अगर नहीं हुआ तो फिर तुम खत्म हो, यू आर कुक्ड ब्रो, तुम्हारी सब्जी बनने वाली इसके बाद फिर। चलो, मटर पनीर, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम कितने लूज करेगा कि उसको वो नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच जाए। वीडियो पॉज करो एंड ट्राई करो ये तीनों की तीनों। ओके, आई होप सो तुमने ट्राई करा होगा। मैग्नीशियम को दो लूज करने हैं, ठीक है, तो Mg के पास ये दो लूज करेगा, अगर ये दो को फेंक देगा अपने दूर से, तो इस पे +2 का चार्ज आ जाएगा। और ऑक्सीजन को अगर तुम चेक करो, ऑक्सीजन को कितने और चाहिए कि वो स्टेबल हो जाए,
उसको भी 2 और चाहिए, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। ओके, तो Mg+2 एंड ऑक्सीजन -2। ठीक है, अगर ये ओवरऑल एक सिस्टम बनता है इनका, तो ये स्टेबल हो जाएंगे, और ये चार्जेस +2 और -2 ये खत्म हो जाएगा, तो यानी कि ये MgO बन जाएंगे, जो कि स्टेबल है। ये हाईली अनस्टेबल है। इन दोनों MgO में तुम समझो, ये हाईली अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। ओके, तो नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे चलो। ठीक है, वैसे तुम इन लोगों को भी कर सकते हो, आसान ही है। केबीआर करके दिखा देता हूं मैं। ठीक है, पोटेशियम का नंबर कितना होता है? पोटेशियम, हमें तो एटॉमिक नंबर की जरूरत नहीं है ना। ये एक लूज करेगा तो इस पे ये पहुंच जाएगा इसकी स्टेबिलिटी तक, और ये जो ब्रोमीन है ये एक गेन करेगा तो ये पहुंच जाएगा स्टेबिलिटी तक। बस दैट्स इट, हो गया, दैट्स इट। ओके, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, विच इज लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है कुछ भी, कॉन्सेप्ट वगैरह तो इसी का ही है। आयनिक बॉन्ड की आगे आगे इसको एक्सपेंड कर दिया गया और कुछ नहीं है, बट हाँ कॉन्सेप्ट है तो हमें सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ओके, तो उससे पहले मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं कि तुम कह रहे होगे कि ये जो, जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ उस तरीके का, मतलब जो फ्लो है वो नहीं मेंटेन होता। फ्लो यानी कि एनसीईआरटी का फ्लो, एनसीईआरटी में तो ऐसे दे रखा है, या आपने लेक्चर आगे पीछे कर रखे हैं, तो मैंने लेक्चर आगे पीछे नहीं कर रखे। मेरा एम क्या है कि मैं आपको टफ से टफ चीजें जल्दी जल्दी कराऊं। टफ चीजें पहले कराऊंगा तो तुम्हें लगेगा अरे भाई कितना टफ है था ये, और आखिरकार मैंने इसे कर लिया, क्योंकि मेरा मेरा समझाने का तरीका ऐसा है कि तुम समझ जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक और बात है कि तुम वो चीजें जब करोगे और फिर उसके बाद मैं तुम्हें ये घटिया से कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, लैटिस एनर्जी, या फिर ये जो क्या था इसका नाम, फॉर्मल चार्ज, जो मैंने पहले पढ़ाया था ये था आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट वगैरह। तो पता है क्या होता है, टीचर लोग क्या करते हैं वो पहले पढ़ा देते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट। तो अगर तुम सोचो मैं चैप्टर शुरू करता और मैं तुम्हें सीधा ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा देता, क्या तुम्हें समझ आता कुछ? क्या तुम्हें वो चीजें रिटेन रह पाती जब तक मैं तुम्हें, लेट सपोज मैं तुम्हें स्टैरिक नंबर 5 तक हम पहुंच चुके हैं और मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि ये स्टैरिक नंबर 5 होता है, इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट लग गया, तो तुम्हें कुछ समझ आएगा नहीं ना। तो जब जब मैं मेरा लाइक फ्लो ना थोड़ा सा ऐसे गोल गोल सा रहता है कि कभी मैं बहुत ज्यादा आगे चला जाता हूँ, कभी फिर मैं वापस पीछे आता हूँ और तुम्हें दोबारा समझाता हूँ कि ये क्या था, तो फिर तुम रिलेट कर जाते हो कि ओके तो ऐसा था। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी अपने दिमाग में वो चीजें रिटेन कर पाओ। हमें बुक से मतलब ही नहीं है कि बुक में कैसा लिख रखा है, पहला आपने टॉपिक ये उठा लिया, दूसरा ये उठा लिया, नहीं वैसा चलता ही नहीं है। अगर बुक से मेरे को समझाना होता तो मैं कब कब का समझा चुका होगा, चैप्टर खत्म हो चुका होता ये वाला। केमिकल बॉन्डिंग इतना खिंचता नहीं, इसी कारण से खींच रहा है ना, क्योंकि हम इस पे अच्छी कमांड लाना चाहते हैं। अच्छी कमांड इस पे आएगी तो आगे के चैप्टर्स पे भी आएगी, अगर इस पे ना आया तो कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने केमिस्ट्री के ओरिजिन ऑफ एटम्स वगैरह और पीरियोडिक टेबल में तुम्हें मैंने बहुत जोर दे के चीजें बताई हैं कि ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। हमने बार बार बहुत सारी चीजें करी हैं, तो वो चीजें, मेरा मतलब मकसद यही है कि तुम्हारे माइंड में वो चीजें फिट हो जाए। मेरे को मकसद है कि माइंड में वो चीजें फिट करूं मैं तुम्हारे, ना कि बाकी टीचर्स की तरह कि बेटा ये ऐसा होता है ये वैसा होता है। पहले क्या करेंगे, पूरी लैटिस एनर्जी वगैरह और बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ ये सब पढ़ा देंगे, और उसके बाद उनकी एप्लीकेशन दिखाएंगे। ठीक है, और फिर बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या है। फिर उसको याद आता है, अच्छा सर आपने लैटिस एनर्जी कराया था, ओ सर मैं तो आपका फैन हो गया, आपने ऐसे पढ़ा दिया। ये होता है सही तरीका पढ़ाने का, तुम पहले उनकी एप्लीकेशन दिखा रहे हो। हमने ये सब चीजें पहले कितना टाइम हो गया हमने देख रखी है, अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ये कुछ नहीं है। ये लैटिस एनर्जी वगैरह ये भी तुम्हें समझ आ जाएगा, आयनिक बॉन्ड भी कुछ नहीं था। तो मैंने तुम्हें ज्यादातर जो चीजें थी ना वो तो पहले ही करा दी है। अब तो थ्योरी वगैरह रहती है और तुम्हें बनाना, स्ट्रक्चर्स बनाना सीखना है, बट हाँ धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। बट जो मेरा माइंड काम कर रहा है जैसे, वैसे तुम्हारा करना चाहिए, बस यही है मेरा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन विद लेटेस्ट एनर्जी।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट बनाया है क्यों गया, बनाने की जरूरत क्या थी इसकी। तो देखो, तुम्हारे सामने दो चीजें पड़ी हैं, NaCl एंड उसका ब्रेकडाउन, MgO एंड उसका ब्रेकडाउन। ठीक है, तो यानी कि पहले ये इस तरीके था, फिर उसके बाद इनकी शेयरिंग हो गई। शेयरिंग यानी कि शेयरिंग नहीं, यानी कि इसका आयन बन गया, यानी कि इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसने 3 लूज कर दिए। गलत लिख रखा है क्या मैंने? लेट मी सी। यस, अनफॉर्चुनेटली हमने छोटी सी यहाँ पे गलती कर रखी है। यहाँ पे +2 था और यहाँ पे -3। ओके, तो लेट मी चेंज दिस थिंग, उसके बाद देखते हैं। +2 यानी कि 2 इससे भाग गए, और -3 यानी कि 3 यहाँ इसके पास आए हैं। ओके, ओके, सो आई हैव डन इट, थोड़ा सा गलत हो गया था, -3 लिख रखा था यहाँ पे, आई डोंट नो, समहाउ लिख दिया होगा मैंने। ओके, तो हम थे कि लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट बनाया ही क्यों गया। पहली बात है कि इसका कॉन्सेप्ट बनाने का कुछ उनका आइडिया तो नहीं था। ठीक है, आइडिया तो था कि हमें चीजें चेक करनी है, हमें पता करना है कि ये एलिमेंट कैसे बिहेव कर रहा है, ये कैसे बिहेव कर रहा है, बिहेवियर चेक करने थे। बट धीरे धीरे उन्हें लगा कि हमें कुछ ना कुछ इसको जनरलाइज करना पड़ेगा। कोई भी एलिमेंट है, वो कितना स्टेबल है, उससे कितने इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए और कितने दूसरे के पास चले गए, तो उससे उनके अट्रैक्शन पे भी तो फर्क पड़ेगा ना, यानी कि उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तुम ऐसे नहीं समझोगे। ठीक है, मैं NaCl का ही एग्जांपल लेता हूँ। Na+ एंड Cl-। ठीक है, दोनों के दोनों अब स्टेबल है। ठीक है, स्टेबिलिटी आ चुकी है इनके बीच में। तो तुम्हें नहीं लगता कि जैसे तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह तो मे भी नहीं पढ़ रखा हो बहुत लोगों ने, बस तुम्हें इतना पता है प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है, ये दोनों चिपक जाते हैं आपस में एक दूसरे से, है ना। तो वैसे ही ये हुआ ना, इसके ऊपर एक प्लस का चार्ज है, इसके ऊपर एक माइनस का चार्ज है, तो ये लोग आपस में चिपक के रहते हैं, ऐसे बिल्कुल ही अट्रैक्ट होके। ऐसा नहीं है कि इसको इलेक्ट्रॉन्स की भूख है, नहीं, पर इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है। बहुत ही यार ये ऐसे गलत सी बात लग रही है होगी तुम्हें, बट हाँ, ऐसे ही समझाया जा सकता है इस चीज को। ठीक है, तो तुम चार्ज, इस चार्ज को अब तुम वैसे मत देखो, केमिस्ट्री वाला चार्ज मत देखो, इसको देखो तुम सिंपल चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे देख लो। ठीक है, तो इसका चार्ज है इस पे, और एक है Mg+, Mg+2 एंड ऑक्सीजन -2। हमें लगता है ये लोग भी अपने आप एक दूसरे को एक ही अट्रैक्शन से खींचेंगे, इनकी इनकी भी सेम अट्रैक्शन होगी। अगर ये इसको 1 न्यूटन से खींच रहा है, तो ये भी इसको 1 न्यूटन से खींचेगा। ऑल्दो लैटिस एनर्जी का हम डिफाइन नहीं कर सकते कि एनर्जी कितनी है, पर जस्ट हम एक तुम्हें एग्जांपल देने की कोशिश कर रहे हैं। इसका ये इसको 2 न्यूटन से खींच रहा है, ये भी इसको 2 न्यूटन से खींच रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज में। तो ओके, सो एक और बात आती है यहाँ पे कि जब ये लोग ऐसे ब्रेक हो रहे होते हैं, जब ये लोग ऐसे ब्रेक होते हैं, तो अल्टीमेटली ये क्या हो रहे हैं, अल्टीमेटली तो ये लोग स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। स्टेबिलिटी, स्टेबल हो रहे हैं, बिल्कुल सही है, स्टेबल ही हो रहे हैं। पर पर तुम एक चीज देखो, जब मैंने तुम पहले बहुत टाइम पहले मैंने कहा था कि जब चीजें स्टेबल होती है ना, तब वो एनर्जी को रिलीज करती हैं, एनर्जी को रिलीज करती हैं जब वो स्टेबल होती हैं। और क्यों क्यों करती हैं, अभी तो भाई बहुत ही ज्यादा रिपीटेटिव हो रहा है, हाँ मेरे को फिर भी बताना पड़ेगा। एनर्जी रिलीज इस कारण से होती है क्योंकि जब इनके पास कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि 1-2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, या एक 1-2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो ये लोग अपने उन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के ऐसे, जैसे दोनों बाहों को फैला के तुम एक एक साइड एक बाजू को कर लो, एक साइड दूसरी बाजू को कर लो, और खींचो तुम, तो ज्यादा जोर लगता है इनका। और जब ये स्टेबल हो जाते हैं तो इनका जोर जो है वो कम लगता है, इनको एनर्जी कम देनी पड़ती है। तो अगर एनर्जी की जरूरत ही कम हो गई, तो एक्स्ट्रा एनर्जी इन्होंने रिलीज कर दी, तब कहा जाता है कि लैटिस एनर्जी रिलीज करता है, रिलीज होती है लैटिस एनर्जी, रिलीज। ठीक है, और एक और बात है, और अब्जॉर्ब कब होगी, अब्जॉर्ब, ये लोग लैटिस एनर्जी को अब्जॉर्ब कब करेंगे, ये लोग ऑब्जर्व तब करेंगे जब
ये लोग पहले से हो चुके हैं, यानी कि Na के ऊपर प्लस आ चुका है, Cl के ऊपर माइनस आ चुका है, और इन्होंने कुछ एनर्जी रिलीज कर दिया। और अगर तुम्हें इनके चार्जेस दोबारा एक दूसरे को देने हैं, यानी कि Cl को Cl का दे दिया चार्ज, Cl ने तो लिया था उससे चार्ज, यानी कि Na को Cl से चार्ज लेके दे दिया और इनको फिर से अलग कर दिया, तो एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगी। Na ऑब्जॉर्ब ही करेगा ना एनर्जी, क्योंकि तुम कहाँ से कुछ एनर्जी लगाओगे, Cl से वो इलेक्ट्रॉन फुदक के बाहर आएगा, उसको फिर तुम Na के अंदर डालोगे, जो Na नहीं चाहता कि उसको इलेक्ट्रॉन मिले, फिर भी एनर्जी लगेगी। तो अल्टीमेटली इन लोगों के लिए तुम एनर्जी लगा रहे हो, तो यानी ये लोग एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं ना अपने अंदर, इस कारण से ऐसे ऐसे तुम इन ऐसे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो। ठीक है, तो यही था अपना जो कॉन्सेप्ट लैटिस एनर्जी का, और तो इसमें कुछ खास था नहीं, यही था बेसिक सा, और इसमें कुछ नहीं था ऐसा। तो अगर तुम इसका, वैसे तो मैंने बहुत चीज़ें समझा दी हैं, बट हाँ, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि क्या क्या होता है, की पॉइंट्स लिख देता हूँ, की पॉइंट्स। ओके, सो मैंने लिख दिया है सब कुछ यहाँ पे, बस एक लास्ट पॉइंट रह गया कि अगर ये एक कंपाउंड है और एक ये कंपाउंड है, बताओ किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि किसको एक दूसरे से इनको पुल करने में। अब देखो, ये लोग तो एक दूसरे से अट्रैक्ट होके पड़े हैं, ये भी अट्रैक्ट होके पड़े हैं, इनको मेरे को खींचने में किस में ज्यादा एनर्जी लगेगी। आई होप सो तुमने सोचा होगा इसके बारे में। तो MgO को खींचने में ज्यादा एनर्जी लगेगी मेरी, क्योंकि इसके ऊपर चार्जेस भी ज्यादा है। अगर ये 1 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है एक दूसरे को, ये 2 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है, और 2 न्यूटन तुम्हें पता है कि ज्यादा होती है। तो हाँ, दैट्स इट, यही था लैटिस एनर्जी में, कोई खास चीज नहीं थी, बट हाँ जिन्होंने मेरा पुराना सब देख रखा है उनको तो पता नहीं क्या ही, बिल्कुल ही ऐसे रद्दी माल लग रहा होगा ये। देयर इज नथिंग इन दिस कॉन्सेप्ट, जस्ट इसकी ऐसे हाइप बना रखी है, पता नहीं क्या ही है। ओके, नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूँ कि हम अभी करें। एंड एक और चीज मैं बता दूं, जेई एडवांस वाले जितने भी हैं यहाँ पे, हम लोग दोबारा से बॉन्ड लेंथ करेंगे, बट हाँ फिलहाल के लिए इसको बेसिक लेवल पे मैं पहुंचाने वाला हूं तुम्हें। इसके बाद दोबारा से भी करेंगे बॉन्ड लेंथ, कोई डरने वाली बात नहीं है, अभी बहुत बहुत लेक्चर पढ़े हैं, आराम से देखना। ओके, सो बॉन्ड लेंथ इतना भी कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है, बट हाँ मैंने तुम्हें पहले भी इसके बारे में बता रखा है, तो ये एक डेडिकेटेड लेक्चर समझ सकते हो इसको। तो बॉन्ड लेंथ को तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे तुम अपने पार्टनर के साथ हो एंड तुम डांस कर रहे हो, सालसा वगैरह कुछ भी, तो तुम अपने आप को इमेजिन करके देख सकते हो कि अगर तुम ज्यादा ही दूर चले जाओगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर तुम्हारा डांस खराब हो जाएगा, और अगर तुम ज्यादा ही क्लोज आ जाओगे उसके, तो फिर भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर दिक्कतें आ जाएंगी, बस अनकंफर्टेबल सा हो जाएगा, तुम्हें भी हो जाएगा, उसको भी हो जाएगा। तो तुम्हें एक आइडियल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, ताकि दोनों की स्टेबिलिटी बनी रहे। समझ रहे होगे तुम? ठीक है, तो अब तुम इस चीज को समझो, यहाँ पे इस चीज को समझो, सब समझ जाओगे तुम। देखो, ए है, ये वाला है, तो एक मैंने बॉन्ड बना दिया पहले यहाँ पे। तुम अभी इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेजर करो, मेजर क्या करो भी, जस्ट इमेजिन करो। इमेजिन कैसे कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका इतना सा होगा, कुछ यहाँ तक इतना सा होगा, और इतने में कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन पक्का ही यहाँ पे होता है और एक इलेक्ट्रॉन पक्की बात है यहीं पे होता है, नहीं। अगर तुम्हें नहीं पता है तो प्लीज मेरा केमिस्ट्री वाला पहला लेक्चर देख के आओ, सबको पता है क्या हो, क्या क्या मैंने चीजें वहां पे बता रखी हैं। तो अगर तुम डबल बॉन्ड का चेक करो, डबल बॉन्ड को चेक करो, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे हो सकता है, इसका डबल हो सकता है, क्योंकि ये लोग तो डबल है ना। तो इससे मैं थोड़ा सा बड़ा इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेते हैं हम, इसका इतना सारा, है ना, कोई भी इसमें दिक्कत वाली नहीं बात होनी चाहिए। और अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं, तो ट्रिपल बॉन्ड का क्लाउड इससे भी बड़ा होगा, बिल्कुल सही है, कोई इसमें बात नहीं है वैसी। चलो अब देखो तुम, यहाँ पे एक प्लस है, बहुत बड़ा प्लस है प्रोटॉन वाला, और यहाँ पे भी एक प्लस है, बड़ा सारा प्लस है प्रोटॉन वाला, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, देखो, एक प्लस है, एक और प्लस है, यानी कि लेट सपोज कि ये 1 न्यूटन की फोर्स से इसको खींच रहा है, ये 1 न्यूटन की फोर्स से इसको खींच रहा है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा, एक को ये खींच लेगा, यही आइडियोलॉजी हो सकती है हमारी। ओके, सो हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझेंगे। देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है,
यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है और ये एक प्रोटॉन है और ये एक प्रोटॉन है, यानी कि बहुत बड़ा न्यूक्लियस है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज की भरमार पड़ी पड़ी है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ठीक है, और कुछ इनका बैलेंस बैठ रहा है, आपस में बैलेंस बैठ रहा है इनका, क्योंकि इनके पास सेम चार्ज है तो इतना कोई दिक्कत नहीं होने वाली इनको। ओके, जब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं ए एंड बी, तो तुम्हें क्या लगता है इसका क्लाउड गोल होगा? नहीं, इसका क्लाउड थोड़ा सा ऐसे बेंट हो जाता है, ऐसे जैसे एक गुब्बारा होता है ना, उस तरीके से, इस तरीके से हो जाता है इसका क्लाउड। अभी बताते हैं इसका क्या क्या होता है। इसके पास एक पॉजिटिव है, इसके पास एक पॉजिटिव है। अब तुम देखो, इलेक्ट्रॉन्स 2 से 4 हो गए, 2 से 4 हो गए इलेक्ट्रॉन, पर जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पता है क्या है? अगर तुम पहले इसको समझते हो फिर तुम्हें ये समझ आएगा और फिर ये आएगा। पहले डबल बॉन्ड समझो, फिर तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड अपने आप ही आ जाएगा, और फिर सिंगल बॉन्ड तो मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब है 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पहले ये लोग सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे थे, अब ये 4 को खींच रहे हैं, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ रहा है। तो नेगेटिव ज्यादा आ रहा है तो ये लोग पास आ जाते हैं एक दूसरे के, थोड़ा थोड़ा ऐसे पास आ सकते हैं। कैसे समझाया जाए इस चीज को? ऐसे ही समझा सकते हैं, ऐसे ही समझा सकते हैं, इससे इससे और कोई बढ़िया तरीका नहीं है। ठीक है, बट हाँ, दोबारा दोबारा समझाऊंगा, समझ जाओगे। तो ये लोग थोड़ा थोड़ा पास आ जाते हैं, एंड इनकी अट्रैक्शन, पहले जो ज्यादा दूर थे ये लोग, इतनी डिस्टेंस थी, अब वो डिस्टेंस थोड़ी कम हो चुकी है इलेक्ट्रॉन्स के कारण, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे हैं। ये कहता है मैं 4 पकड़ लूं, ये कहता है मैं 4 पकड़ लूं, इस कारण से। ओके, सो जब तुम आते हो यहाँ पे ए एंड बी, जब आते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये रहा एक बॉन्ड, ये रहा दूसरा बॉन्ड, एंड ये रहा तीसरा बॉन्ड। अब तुम देखो, अब हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स 6, पहले थे 2। जब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, तो अब तुम्हें नहीं लगता कि अट्रैक्शंस बढ़ जाएंगी इनके बीच में? इलेक्ट्रॉन्स को ये ज्यादा खींचेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं, एंड ये चार्ज अभी भी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। लेट्स सपोज कि ये 10 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और खुश हो जाएगा, वाह वाह बहुत सारे चार्ज आ गए हमारे पास तो। और वैसे ही इसका भी हाल होगा, तो ये लोग खींचते खींचते पास आ जाएंगे थोड़ा थोड़ा। अगर हम कैमरे पे होते तो मैं तुम्हें जो मतलब समझा सकता था, बट हाँ, अभी तुम्हें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी विजुअलाइजेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा, समझ जाओगे तुम। तो इस चीज को तुम ऐसे समझ सकते हो कि बॉन्ड्स फिर छोटे हो जाते हैं। छोटे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये लोग अपने पास पास आ जाते हैं। यहाँ पे पहले न्यूक्लियर कहाँ, यहाँ था, यहाँ था, और फिर जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये लोग पास पास आ गए, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ गया। अट्रैक्शन क्यों बढ़ गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, सिंपल चीज है। ठीक है, तो अब तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड समझ आ गया होगा, और डबल बॉन्ड को भी मैं दोबारा समझा देता हूँ। वही कि 4 इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे और न्यूक्लियर यहाँ पे थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को जब इन्होंने खींचा तो ये थोड़े थोड़े और पास आ गए, और जब इन्होंने 2 को खींचा तो ये थोड़े दूर थे। पहले जब इन्होंने 2 को खींचा तब ये दूर दूर थे, क्योंकि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन थे तो इनको क्या ही फर्क पड़ गया। और जब 4 आए तो इन पे जो अट्रैक्शन फोर्स था, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के बीच में अट्रैक्शन फोर्स था, वो बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो ये लोग एक दूसरे के पास आते गए इलेक्ट्रॉन्स, ये कह रहा है मुझे दे दो, ये कह रहा है मुझे दे दो, पर ये स्टेबल बैठ रहे हैं, ये स्टेबिलिटी पर है, इस कारण से ये एक बंदा लेके भाग नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। वैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो कि 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एंड ए और बी को तो भाई बहुत सारी भूख लगी हुई है कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए। ए और बी को नहीं लगी हुई है, उनके न्यूक्लियाई को भूख है, प्रोटॉन्स को भूख है, समझ रहे हो? तो इस कारण से वो बॉन्ड छोटा होता गया। तो यानी कि सिंगल बॉन्ड इज, साइज में बात कर रहा हूँ, साइज, साइज की बात कर रहा हूँ। साइज ऑफ सिंगल बॉन्ड इज ग्रेटर देन साइज ऑफ डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो यानी कि सिंगल बॉन्ड का साइज थोड़ा सा लंबा होता है, जो अपना डबल बॉन्ड होता है उसका साइज थोड़ा सा इससे छोटा होता है, और जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है इसका साइज इससे कम होता है। समझ रहे होगे? कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, इतने मैंने बहुत जीरो से समझा दिया तुम्हें। इसी चीज को कहते हैं बॉन्ड लेंथ।
अट्रैक्शंस वगैरह को जब तुम थोड़ा थोड़ा अपने माइंड में इमेजिन करोगे सब समझ आ जाएगा। इसमें कोई वैसी बात नहीं है कि नहीं समझ आएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल अगर तुमने वो मेरा वेस्पर थ्योरी वाला देख रखा है ना, तो बॉन्ड एंगल तुम्हें कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। और वेस्पर थ्योरी के बिना मैं ये समझा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा अजीब लगेगा तुम्हें कि ये कैसे हो सकता है। तो वेस्पर थ्योरी भी जाओ, वेस्पर थ्योरी में शुरुआत वाले 1 घंटे में या आधे घंटे में यही चीजें समझा रखी है। एंड बिलीव मी, तुम्हारे दिमाग में उतर जाएंगी वो चीजें, तुम्हारे दिमाग में घुस जाएंगी वो चीजें, निकलेंगी नहीं कहीं भी। तुम चाहे 5 महीने बाद याद करो, तुम्हें याद आ जाएगा, इतने अच्छे से मैंने समझा रखा है वहां पे। ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या है? लेट्स सपोज कि ये कुछ ए एटम है और इसके ऊपर लोन पेयर है 2, और ये 2 अपने पास बॉन्ड्स हैं। तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? क्या होगा, क्या होगा? अपना आंसर दो मेरे को। अगर तुमने वेस्पर थ्योरी देख रखी है तुम्हें पता है तो क्या होगा। ए तो वैसे का वैसा ही रहेगा, बट ये जो 2 लोन पेयर्स हैं, पहली बात, लोन पेयर्स जो हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। पहली बात ये। दूसरी बात क्या? दूसरी बात कि अगर तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या तुम एंगल देख पा रहे हो कितना? 180 डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बॉन्ड्स को भी तो रिपेल करते हैं, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन से, ये भी यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो भी तो इलेक्ट्रॉन से ही बन रखा है। तो ये आपस में इसको भी रिपेल करेंगे, तो ये थोड़ा सा से नीचे को डाउनवर्ड हो जाता है। तो यही चीज है बॉन्ड एंगल। तो तुम्हें बॉन्ड एंगल देखना है तो इसका एंगल देख लो, ये होता है बॉन्ड एंगल। इसी चीज को मैंने बहुत ही डीपली समझा रखा है वहां पे। तो प्लीज तुम वहां जाओ, इसको तो मैं यहीं 5 मिनट में खत्म करने वाला हूँ इस कॉन्सेप्ट को। तो ये है 104.5 डिग्रीज। तो वैसे ही और भी बॉन्ड एंगल्स होते हैं। हमने वेस्पर थ्योरी में काफी चीजें पढ़ रखी है, उसमें हमने बॉन्ड एंगल्स ही पढ़ रखे हैं। तो वही, फिर भी वही चीज आ गई कि मेरा वही एम है तुम्हें, कि पहले वो चीजें करा दूं और बाद में तुम्हें कहूं कि वो जो हमने करा था ना वो ये था। ओके, तो साथ ही साथ एक रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट सा है, वो भी निपटा देते हैं। रेजोनेंस कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है रेजोनेंस। मैंने तुम्हें बहुत टाइम पहले कराया था रेजोनेंस, आई थिंक। नहीं नहीं नहीं, रेजोनेंस नहीं कराया था, उसका उस वो वाली वीडियो नहीं है। हाँ, लेट सपोज CH3 लिख रखा है मैंने, मुझे कहा गया इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाओ CH3 का। मैंने CH3 का बनाए, हाँ CH3 का ही बनाते हैं। तो कैसा बनेगा? उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसा, बिल्कुल सही है, तुम खुद बना के देख लो। CH3 का ऐसे से बनेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो तुमने कहा मुझे कि सर आपने ऐसा तो कर दिया, पर आपने कुछ यहाँ पे गलती तो नहीं करी है, पर आपने कुछ सोचने में गलती कर दी है। मैंने कहा क्या करा मैंने? तुमने कहा हमने एक बॉन्ड यहाँ पे बनाया है, जरूरी थोड़ी हम इसको यहाँ पे बनाए, हम इसको यहाँ पे भी तो बना सकते थे। मैंने कहा हाँ यार तू बात तो सही कर रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि ठीक है ये चीज ऐसे भी बन सकती है। तो मैंने इसको इस तीर से शो कर दिया कि यानी कि इससे इसमें भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, इससे इसमें भी हो सकती है। समझाता हूँ अभी। तो मैंने क्या करा, मैंने सिंगल बॉन्ड इसे यहाँ पे रखा और यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड बना दिया H का। ठीक है, तो फिर कोई और आया, कहता सर आपने एक और गलती कर दी। मैंने कहा क्या? आपने कहा ऐसे हो सकता है, तो सर मैं कहता हूँ मैं तो ऐसे बनाऊंगा, मेरी मर्जी, मैं ऐसे बनाऊंगा, क्या कर लोगे आप? मैंने कहा ठीक है यार, अभी मैं तुझे क्या ही कह सकता हूँ। तो 3 तरह के स्ट्रक्चर्स बन गए। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कितने बन गए? 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन गए इसके। समझ रहे होगे तुम? तो सॉरी अबाउट माई छोटी सी मिस्टेक, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया था, एंड हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड शो ही नहीं कर सकता। तो चलो छोड़ो इसको, लेट सपोज कोई बी एलिमेंट मान लो, तुम इसको भी बी मान लो। जस्ट हमें एक बारी समझना है, हमें कुछ इस पे PhD नहीं करनी कि हमने कुछ गलत लिख दिया तो ये पूरी कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। बाकी सब चीजें सही थी, बस वही हाइड्रोजन वाली गलती कर दी मैंने, छोटी सी। समझो इस चीज को। हाँ, तो पहले मैंने ऐसे बनाया, तो मैंने बॉन्ड ऊपर लगा दिया। तुम कहोगे नहीं मैं तो बॉन्ड नीचे लगाऊंगा, कोई कह रहा है बॉन्ड ऐसे भी लग सकता है। मैंने कहा हाँ यार, स्ट्रक्चर्स तो 3 पॉसिबल हैं, 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल सही बात है। मैं डिनाई नहीं कर रहा कि पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कितने हो सकते हैं।
तो हमने समझ आ गया कि 3 बन सकते हैं। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा कि मैं इसको ऐसे ना शो करके मैं एक और तरीके से इसको शो कर सकता हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं पेपर में 3 स्ट्रक्चर थोड़ी ना बैठ के बनाऊंगा, और पेपर वाला थोड़ी मुझे 3 स्ट्रक्चर बना के देगा। तो मैंने क्या सोचा कि इसमें हो रहा है रेजोनेंस, इसी चीज को कहते हैं रेजोनेंस। जैसे अब सेकंड बीता, जैसे इसको इसका नाम नाम रख लो, इसको 1, इसका नाम रख लो 2, इसका नाम रख लो 3। ठीक है। अभी अभी के टाइम पे वो बॉन्ड जो है वो 1 पे है, 1 वाले पे है, इस वाले बी पे। और अब जब मैं बात कर रहा हूँ, अब वो 2 पे आ गया है। अब क्या हो रहा है, अब अभी अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो 3 पे आ गया है। तो अब क्या होगा, अब फिर से 1 पे जाएगा। अभी 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 क्या हो रहा है, अभी 2 पे जा रहा चला गया वो। अभी अभी जस्ट अभी क्या हो रहा है, 3 पे चला गया। तो समझ पा रहे हो तुम, ये बॉन्ड भागता रहता है ऐसे सीधा सीधा, भागे जाएगा भागे जाएगा। अभी कहाँ पे है ये, अभी यहाँ पे होगा। अभी कहाँ पे है, अभी यहाँ पे होगा। अभी कहाँ पे, अभी यहाँ पे होगा, ऐसे। ये है तरीका इसको समझने का। तो हम क्या करते हैं, हम इस चीज को वैसे ना दिखा के, क्योंकि मैं इतने, अगर मैं तुम कहोगे कि आप ऐसे करो, आप यहाँ भी बॉन्ड बना दो, यहाँ भी बना दो, यहाँ भी बना दो, तो ये वॉयलेशन हो गई, क्योंकि उसका असली स्ट्रक्चर तो ऐसा कुछ था, ऐसा था या ऐसा था। मैंने तो पूरी वॉयलेशन कर दी। अब मैं क्या करूं, तो फिर एक कॉन्सेप्ट लेके आए कि हम यहाँ पे बॉन्ड को ऐसे छोटा छोटा दिखा सकते हैं कि थोड़ा बॉन्ड यहाँ है, थोड़ा बॉन्ड यहाँ है, और थोड़ा बॉन्ड यहाँ है। तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक फैन है, फैन जब चलता है तो तुम्हें लगता है कि इसके जितने भी ये उसकी सरकमफ्रेंस है, या जितनी भी उसका एरिया है ना, जितने भी गोल एरिया में वो चक्कर काट रहा है, उस पूरे में पंख लग रखे हैं। यानी कि उसके पंखे के ऊपर वो जो उसके होते हैं, पंख होते हैं, वो लग रखे हैं। क्या कहते हैं उसको, हिंदी में याद नहीं है मेरे को। तो समझ रहे होगे तुम, उसको पर कहते हैं, पता नहीं, याद नहीं है मेरे को। तो तुम समझ रहे हो कि कभी वो यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, और हमें लगता है कि वो यहीं पूरे में ही बटा हुआ है। तो इस कारण से हम उसको इस तरीके से शो कर देते हैं। शो करने का तरीका है, असल में तो हमें नहीं पता है कैसा है वो। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज रेजोनेंस। रेजोनेंस, और कुछ नहीं है इसमें, रेजोनेंस, दैट्स इट, यही था। इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इसी को ही कहते हैं रेजोनेंट। एंड और को क्या रह गया, हाँ थोड़े से और कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रहते हैं, वो भी हम खत्म करते हैं। एंड कोई नहीं, ओके जी। तो यहीं पे ये क्लास को समाप्त करते हैं। एंड इसके बाद हम करने वाले हैं, एक कॉन्सेप्ट है ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स। तो उसको मैं चाहता हूँ कि प्लीज तुम क्या करो, मैं रात को, मेरी आ जाता है लेक्चर, आ जाता है रात को, हर रात आ जाता है। तो अगर तुम जब उठते हो सुबह, मैं चाहता हूँ प्लीज तुम वो लेक्चर देखो सुबह उठ के, क्योंकि वो है थोड़ा हैवी टाइप का लेक्चर। उसमें है थोड़ी रट्टाफिकेशन वाली चीजें। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें रटना पड़े। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ हमेशा कि तुम्हें चीज ना रटनी पड़े, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट से क्लियर करूँ। पर क्या ही कर सकते हैं हम, जब चीज ऐसी बन रखी है तो। वो थोड़ा नेमिंग वाली चीज है। एंड हाँ, जिनको नेमिंग रिएक्शंस में प्रॉब्लम आएगी, वो भी सही हो जाएगी उनकी वहां से, क्योंकि वहां से तुम्हारा माइंडसेट बिल्ड होगा कि ओके, इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस का ऐसे, इनऑर्गेनिक के जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनका ऐसा नाम रख सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे तुम्हारा वो माइंडसेट बिल्ड होगा, क्योंकि कंपाउंड से बिल्ड होकर ही रिएक्शन बनती है। तो नेम रिएक्शंस तुम्हें इनऑर्गेनिक में अच्छे से आ जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि प्लीज 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 तुम सुबह उठ के उस लेक्चर को देखो, चाहे कभी भी देखो, बट तुम सुबह को देखो या रात को मत देखना, क्योंकि रात को देखोगे तो पहले ही, अगर तुम रात को मेरी तरह रात को उठ रहे हो तो फिर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर रात को देखो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट हाँ, उठते ही देखो, या तब देखो जब तुम्हारा माइंड अच्छे से काम कर रहा है। एंड उठने से पहले नहीं, मेरी तरफ से ये एक सजेशन है कि जिस दिन तुम्हें ऑक्सी एसिड का लेक्चर देखना है, या जिस दिन तुम्हें जो भी कोई हैवी काम करना है, क्योंकि ये है एक हैवी लेक्चर, एक्सट्रीमली हैवी, एक्सट्रीमली हैवी। ऐसा नहीं है उसको उठा के भागेंगे, बट हाँ हैवी है लेक्चर ये। तो मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा अपना माइंड को साफ रखो, रात को सोने से पहले ज्यादा फोन मत चलाना। एंड सुबह उठना अराउंड, मैं कह सकता हूँ कि अभी अगर तुम्हारे एरिया में सन निकल रहा है, तो प्लीज सुबह उठ के थोड़ा, जिस दिन तुम्हें ऑक्सी एसिड का लेक्चर देखना है, उस दिन सुबह उठ के सन को देखना पहले। देख, सन जब उग रहा होता है, तब के टाइम पे वो तुम्हारी आंखों को रिलैक्स करता है। एंड बस हाँ, यही, और तो कुछ नहीं। एंड
बस दैट्स इट। ऑक्सी एसिड्स का लेक्चर आने वाला, तो इसलिए मैं ये सारी चीजें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे जो मैं खत्म कर रहा था कि हो जाएंगे कैसे ना कैसे ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, और खत्म नहीं करे मैंने इन पे तुम्हें अच्छे से बात करी, इनसे हर चीज मैंने तुम्हें कराई है इसमें। तो ठीक है, बाय, एंड नेक्स्ट लेक्चर में ऑक्सी एसिड वाले में मिलते हैं। तो ध्यान रखना अपना एंड अच्छे से पढ़ाई करो। बाय।